पिछले मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया की टीम का स्कोर था 359 पर 3। इस मैच में है 310 पर 5। तो मतलब पिछले मैच में आपने 49 रन ज्यादा बनाए थे, 2 विकेट कम गिरे थे। आप बेहतर सिचुएशन में थे पिछले मैच में। जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे थे और वो वाला विकेट बॉलर्स को थोड़ी सी मदद जरूर दे रहा था इस विकेट के मुकाबले। फिर भी आप मैच नहीं जीत पाए थे क्योंकि आप 20 विकेट नहीं ले पाए थे। इस मैच में अच्छी बैटिंग विकेट पर आपको बल्लेबाजी बढ़ानी चाहिए थी या गेंदबाजी को मजबूत करना चाहिए था। एक तो जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है। पिछले मैच में आप विकेट लेने के लिए स्ट्रगल किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि हमें गेंदबाजी मजबूत करनी है, 20 विकेट लेने हैं। लेकिन क्या ऐसे गेंदबाजी मजबूत होगी जहां पर आपने 3 फास्ट बॉलर वो पिक किए हैं जिसमें से 2 पिछले मैच में पिट कर आए हैं, उन्होंने विकेट्स ही नहीं लिए आपके लिए। एक नया फास्ट बॉलर आ रहा है जो इस दौरे पर अपना पहला मैच खेलेगा, इवन वो प्रैक्टिस मैच का भी हिस्सा नहीं था, वो खेल रहा है। ये आपके 3 फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद स्पिनर्स आपके पास रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 5 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 विकेट लिए हैं। ओवरसीज की बात मैं कर रहा हूँ। वाशिंगटन सुंदर आके इस दौरे पर पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ले लिया जो गेंदबाजी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कोई जानता नहीं है। आपके पास ऑप्शंस के तौर पर नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, कहने के लिए 6 गेंदबाज हैं, क्वांटिटी भरी पड़ी है। आपकी टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी दिखेगी, बट टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी डू मैटर। आपके पास कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो जेन्युइन विकेट टेकर नजर आता है? आपकी टीम में एक भी जेन्युइन विकेट टेकिंग गेंदबाज मौजूद नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, उसके बावजूद इंडिया नहीं जीत पाई थी। अब इस मैच में इस फ्लैट ट्रैक पर कौन विकेट निकाल करके देगा? आपको चाहिए था, अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे तो कम से कम आप कुलदीप यादव को तो इस टीम में डालते। कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल रहे हैं? जिस बंदे का रिकॉर्ड ओवरसीज में भी अच्छा है, लगातार विकेट निकालता है, इवन फ्लैट डेक्स पर भी विकेट निकालता है। आपने जो 2 स्पिनर खिलाए हैं ना, फिंगर स्पिनर्स, उनको थोड़ा असिस्टेंस चाहिए विकेट से। उनको मदद मिलेगी तो वो अच्छा कर सकते हैं, मदद नहीं मिलेगी तो अच्छा नहीं कर सकते। रेस्ट स्पिनर के साथ विकेट निकालने के और भी तरीके होते हैं। वो हवा में भी बीट करा सकता है, वो दोनों तरफ गेंद को टर्न कराता है। फिर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड, ये सब फैक्टर हैं, पहलू हैं जिन पर टीम मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन बल्लेबाजी आपकी पहले दिन अच्छी हो गई, पिछले मैच में भी अच्छी हुई थी। इंडिया ने इस दौरे पर आकर के बल्लेबाजी अच्छी की है। उसका एक रीजन और भी है कि आपको विकेट्स अच्छे मिले हैं लगातार। पिछले मैच में भी अच्छा था, यहां पर भी आपको विकेट अच्छा है। अब अच्छे विकेट पर आपको बल्लेबाज की जरूरत ज्यादा है या गेंदबाज की जरूरत ज्यादा है? आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो अच्छे विकेट पर विकेट निकाल करके दे सकें। उस चीज पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। बल्लेबाजी आप लंबी पे लंबी करती हुई चले जा रहे हैं। और फिर ऊपर से आपकी प्लानिंग क्या है? किस तरह से पहले मैच में टीम सिलेक्शन हुआ था? साई सुदर्शन का डेब्यू क्यों हुआ था अगर उनको इस मैच में आपको ड्रॉप करना था? और इस मैच में क्यों ड्रॉप किया गया अगर वो पिछले मैच में खेले थे? एक मैच में आपने ये तय कर लिया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, आगे खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, और आपकी प्लानिंग पिछले मैच में अगर कुछ थी उस पर आपने इस मैच में स्टिक क्यों नहीं किया? ये टीम मैनेजमेंट बहुत कंफ्यूज नजर आ रहा है। अपनी कही बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है, शुभमन गिल ने कल के दिन पर कहा कि हमें 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज चाहिए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने भी कहा कि हमें 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज चाहिए, गेंदबाजी मजबूत करनी पड़ेगी। बट बढ़ा तो आप बल्लेबाजी रहे, गेंदबाजी तो बढ़ा नहीं रहे। और एक प्लेयर को आपने पहले मैच में डेब्यू करा दिया, आपने उसको वहीं डेब्यू नहीं कराना था। तब आपने करुण नायर को 3 नंबर क्यों नहीं खिलाया पिछले मैच में? आपकी जो सोच है हर मैच के साथ, हर दिन के साथ बदल रही है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की जरूरत है इंडियन टीम को। स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। पिछले मैच में भी आपने देखा, यहां पर भी देखा, और अब आप पुराने उसी ढर्रे पर पहुंच गए हैं जहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में थे कि आप सब कुछ मेकअप करने के चक्कर में कुछ भी मेकअप नहीं हो रहा है, सब कुछ ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया की टीम अच्छी पोजीशन में है। इससे बेहतर पोजीशन में थे आप पिछले टेस्ट मैच के पहले दिन पर, फिर भी आपको वो टेस्ट मैच हारना पड़ा था। अभी इंडिया 310 पर 5 है। 2 विकेट गिरते ही इंडिया की टीम की बल्लेबाजी फिर खत्म हो जाएगी। आपने एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज जरूर खिलाया। कल का सेशन मान लीजिए कि इंडिया की टीम पूरा खेल लेती है, इन जनरल कितने रन बनेंगे? 100 रन। 2 विकेट आप देखिए हर सेशन में गिर ही रहे हैं। आज भी आपने पहले सेशन में 2 विकेट गवा के 98 रन बनाए थे, और लास्ट के सेशन में भी आपने 2 विकेट गवाए हैं। और अब तो यहां पर टेल खेल रही है। इंग्लैंड को जैसे ही 1 विकेट मिलेगा, इंग्लैंड विल बी बैक इन द गेम। और आप कितना स्कोर बना के खत्म करेंगे? 400, 450 उसके आसपास ही। पिछली बार आपने 477 रन के आसपास बनाए थे, तो उतने रन बना के आप नहीं जीते थे। अब बल्लेबाजी मजबूत करके भी आप गेंदबाजी कमजोर करके इस मैच को जीत लेंगे, जबकि ये बेटर विकेट है। मुझे नहीं लगता यहां से इंडिया की गेंदबाजी इस मैच में अभी करेंगे। आपको पता चलेगा। अल्टीमेटली आप डिपेंड करते हैं कि स्पिनर्स को कितना मदद
मिलेगी इस विकेट पर, लेकिन कमजोर बहुत दिख रही है। तो सिलेक्शंस सही नहीं हुए हैं, प्रोसेस सही नहीं है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं है। नतीजा आगे जो भी होगा वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले दिन की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत जबरदस्त पारी खेली। उनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि पिछले मैच में जो कैचेज छूटे थे उसके बाद दबाव तो आता है, और इस खिलाड़ी की खासियत है कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करता है, और पिछले मैच में 100 बनाया था, यहाँ पर आके एक बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो रन एक तो बहुत तेजी से बनते हैं, तो सामने वाली टीम पर हमेशा प्रेशर डालते हैं। जब तक ये खेलते हैं प्रेशर सामने वाली टीम के ऊपर रहता है। तो वैसे ही बल्लेबाजी इन्होंने यहां पर भी की है। 87 रन किए 106 गेंदें, 106 गेंद में 87 रन, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी है, और मैच बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो इनकी पारी में आज सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जो कट शॉट खेल रहे हैं इस दौरे पर, कट शॉट ने इनको काफी परेशान किया है। इन्होंने 25 कट शॉट इस दौरे पर खेले हैं, जिसमें से 10 फॉल शॉट हैं और 11वां ये आउट हुए हैं। मतलब जब भी कट लगा रहे हैं 50-50 आ रहा है, और इस बार भी वो कट शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। अब जरा आप देखिए ये कट शॉट कैसे खेला गया, कहाँ गलती कर रहे हैं। यहाँ पर बेन स्टोक्स ने गेंद रिलीज कर दी है, और आप अगर इनके पैरों पर ध्यान देंगे तो आपको वेट थोड़ा सा बैकफुट की तरफ दिखेगा। फ्रंट फुट आगे ले जाने के लिए इन्होंने उठाया हुआ है। उसके बाद अगली तस्वीर में अगर आप देखेंगे गेंद पिच हो गई है, ऑलमोस्ट पिच हो गई है। अब इन्होंने रियलाइज किया कि गेंद थोड़ा सा पीछे है, तो फ्रंट फुट पर ना जाके बैकफुट पर ही रहते हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर में देखिए गेंद इनके पास ऑलमोस्ट पहुंच गई है, खेल रहे हैं, लेकिन वेट पूरी तरह से बॉल की तरफ और पीछे की तरफ नहीं जा पाया है। वेट आपको दिखेगा थोड़ा सा, जहां आपको हिप दिख रही है उस साइड में पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये बेसिकली वेट ट्रांसफर वाइल प्लेइंग कट शॉट जो है वो एक प्रॉब्लम इनके लिए बन रही है, और इस तरह के बहुत सारे शॉट्स इन्होंने खेले हैं जिसमें मिस हिट भी इनसे हुए हैं। जो मैं एक स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी पॉइंट आउट की थी। और आप अगर गेंद को भी देखेंगे तो गेंद बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, चूंकि वेट पीछे की तरफ रह गया, उस वजह से आप सिर्फ हाथों से रीच करने की तरफ देख रहे हैं, वो एक चीज़ है। इवन शॉट खेलने के बाद भी आप अगर गौर करें, जब बल्ले से लग के गेंद पीछे चली गई है तो भी वेट जो है वो पीछे की तरफ ही है। सो कहीं ना कहीं ये छोटी सी प्रॉब्लम इस दौरे पर कट शॉट खेलने में उनको आ रही है, जिसकी वजह से ये मोड ऑफ डिसमिसल उनका बन रहा है। उसके बाद केएल राहुल की आप बात करें तो बहुत टेम्प्टेड दिखे इस पारी में। पिछले दोनों पारियां उनकी एकदम परफेक्शन से भरी हुई थी, लेकिन इस पारी में बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टेड थे, और उनको ऐसा लग रहा था समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे खेलूं पीछे खेलूं। एक डिसाइसिव फुटवर्क आप जब केएल राहुल से देखते हैं तो हमेशा वो है अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फुटवर्क उतना डिसाइसिव नहीं था उनकी तरफ से। उनके डिसमिसल वाली बॉल आप देखिए, और वो लेट खेलने की कोशिश करते हैं, इस दौरे पर आपने देखा ही था। ये जो उनके इस वाली डिसमिसल की बॉल देखिए, यहाँ पर बॉल ऑलमोस्ट उनके खेलने वाली पोजीशन पर पहुंच चुकी है, बट बल्ला उनका अभी भी ऊपर है। आइडियली यहाँ पर बल्ला गेंद की तरफ आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया है। उन्होंने इस गेंद को लेट खेला। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर में, जब बल्ला गेंद के ऊपर आ गया है तो गेंद मीट कहाँ कर रही है, लोअर पार्ट ऑफ द बैट। और इसमें एक चीज आप तीसरी तस्वीर में देखिए जो आपको समझ में आएगी कि बल्ले में गेंद लगी है, उसके बाद उनका बैकफुट कहाँ जा रहा है, बैकफुट उनका हवा में जा रहा है। मतलब यह है कि वो जल्दी खड़े हो गए हैं अपने शॉट में, अपना शेप होल्ड नहीं कर रहे, पोजीशन मेंटेन नहीं कर रहे। ये छोटी सी चीज़ थी जो आज उनकी पारी में थी, बिकॉज शायद वो थोड़ा बाउंस एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे इस विकेट पर। तो बहुत बार शॉट्स में हुआ कि केएल राहुल जो है वो जल्दी खड़े हो गए और अपना शेप उन्होंने ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। लास्ट तस्वीर में आप देखेंगे जहाँ पर उन्होंने शॉट खेल दिया है, गेंद नीचे की तरफ जा रही है और पिछला पैर आपको हवा में दिखेगा, और हेड पोजीशन भी आप अगर पहली तस्वीर में और तीसरी तस्वीर में कंपैरिजन करेंगे तो एकदम से आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो ये छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक केएल राहुल की तरफ से यहाँ पर थी, जिसकी वजह से वो आज इस तरह से आउट हुए। उसके बाद करुण नायर की बात करें, अच्छी पारी खेली उन्होंने, और जब तक खेल रहे थे एलिगेंट भी थे, अच्छे दिख रहे थे। सडनली एक बॉल एक्स्ट्रा बाउंस उसमें देखने को मिलता है, और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि करुण नायर यहाँ पर क्या बेटर कर सकते थे। मेरे हिसाब से आप देखिए तो बॉटम एंड भी उन्होंने छोड़ दिया था, उसके अलावा जो है जिस जगह पर खेला गया वो मीटिंग पॉइंट भी सही था, इससे बेटर वो कुछ कर नहीं सकते थे। और बॉल आगे से उठ गई ऐसा लगा सबको, लेकिन एक्चुअल में शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी, उसको इन्होंने गलत पढ़ा।
इतना आगे की गेंद नहीं थी कि आप जो है वो खेलने पर, फ्रंट फुट पर खेलने पर मजबूर थे। ये डक करने वाला बॉल था बेसिकली, और आप खेलते तो फिर आपका हाल यही होना था, क्योंकि वेल डायरेक्टेड बॉल था, बिल्कुल हेड की लाइन में आती हुई बॉल थी। तो वो चीज़ आपको दिक्कत हमेशा देती है। करुण नायर अच्छी पारी खेल रहे थे, अच्छी गेंद भी कह सकते हैं, बिकॉज ये एफर्ट बॉल थी और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से उस हाइट पर बॉल को उठा दिया बॉलर ने, तो उसमें बॉलर की भी तारीफ है। बट करुण नायर थोड़ा सा बेटर कर सकते थे यहाँ पर, इस बॉल को शायद डक किया जा सकता था और उसके बाद जो है वो बच सकते थे। उसके बाद ऋषभ पंत ने एक पार्टनरशिप निभाई, अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन ऋषभ पंत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। और यहाँ पर आपको बेन स्टोक्स की जो कप्तानी है वो देखने को मिलेगी। उन्होंने मिड ऑन रखा हुआ था, उसके बाद मिड विकेट को थोड़ा स्ट्रेट रखा हुआ था, लॉन्ग ऑन छोड़ा हुआ था और ऋषभ पंत को इन्विटेशन दिया था कि लॉन्ग ऑन से छक्का मार सकते हो आप। लेकिन जो गेंदबाजी हो रही थी राउंड द विकेट, जो है शोएब बशीर गेंदबाजी कर रहे थे। आप ये वाली फोटो देखिए, शोएब बशीर ने बॉल रिलीज किया और बॉल की लाइन पर गौर करिएगा। अभी बॉल की लाइन कहाँ है, जहां पर विकेट कीपर का पैड आपको दिख रहा है, उस लाइन में बॉल रिलीज हो रही है। उसके बाद बॉल बीच में पहुंच गई है और बॉल की लाइन आप देखिए अब विकेट कीपर के हेलमेट के साइड के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए, बॉल अबाउट टू पिच है, मतलब पिच होने वाली है और ये आपको ऑफ एंड मिडिल की लाइन पे पहुंचती हुई दिखेगी। तो पहली चीज तो वो एंगल था जो राउंड द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी चीज, ये बॉल ड्रिफ्ट होके अंदर की तरफ आई है, ड्रिफ्ट होके अंदर की तरफ आई है और इसी वजह से ऋषभ पंत ने जब शॉट खेला है, अगली तस्वीर में देखिए कि इनसाइड पार्ट ऑफ द बैट लगा है ऋषभ पंत का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऋषभ पंत शॉट खेलते हुए इनसाइड पार्ट इसलिए लगा है कि एक तो ड्रिफ्ट होकर अंदर की तरफ आई है, और दूसरा अगर आप ऋषभ की हेड पोजीशन पर गौर करें जो आपको अगली तस्वीर में दिखेगी, तो ऋषभ पंत की हेड पोजीशन जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ जा रही है, जो कि सिर उनका गिर गया। बिकॉज जहां से गेंद शुरू हुई थी वो उसी लाइन को खेलने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि बॉल पड़ के अंदर आ गया तो सर तो बाहर की तरफ चला गया, बट वो एडजस्टमेंट उतना हुआ नहीं, इनसाइड पार्ट ऑफ द बैट लगी इसलिए मिड विकेट की तरफ गई। अदरवाइज उनका इरादा जो लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने का था वो लॉन्ग ऑन ही खेलना चाहते थे। एक और चीज़ है इसमें कि बॉल की जो पिचिंग है वो ज़्यादा क्लोज टू द बैट है, दैट्स वाई वो एलिवेशन भी नहीं मिला। अदरवाइज वहाँ से भी ऋषभ पंत उस फील्डर के ऊपर से छक्का मार सकते थे। अगर थोड़ा सा दूर का बॉल होता तो शायद इतना ड्रिफ्ट करके अंदर भी नहीं आता। ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली, शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेले। और शुभमन गिल के बारे में एक चीज़ कहूँगा मैं कि जो पिछले दौरों पर आप देखते थे ओवरसीज़ में उनका डिफेंस और खेलने का तरीका, इस बार डिफेंस उनका बड़ा सॉलिड दिखा है और गेंदें उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़ी बहुत अच्छी हैं। ऑफ स्टंप का आइडिया उनको बहुत बेटर दिखा है। ये छोटी सी चीज़ है जो शुभमन के गेम में बदल गई है और शायद जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उनके ऊपर आई है, तो पारी कंस्ट्रक्ट करने का तरीका बदल गया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पिछला मैच हो, ये वाला मैच हो, शुभमन एक डिफरेंट प्लेयर लगे हैं। मतलब जो आपको इमेच्योर प्लेयर लगता था पिछले कुछ मैचेस में, वो आपको मैच्योरिटी अलग दिखती है कि जो कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है उसके बाद शुभमन गिल बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग करते हैं। पिछले बार जो 147 रन की पारी थी उस वक्त पर जब आउट हुए तो शायद उस वक्त भी मुझे लगा था कि ये शॉट खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। मैंने कहा था खेलना चाहिए था, क्योंकि आप 150 रन के आसपास खेल रहे थे तो आप ये शॉट खेल सकते थे, क्योंकि उस वक्त उनको एहसास नहीं था कि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर किस तरह से कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए आप इस पारी में देखिए उनका 100 बन गया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो आराम से ही खेलेंगे और जितना डीप वो बैटिंग कर सकते हैं उतना डीप वो बैटिंग करने की कोशिश करेंगे, जो कि टीम की जरूरत भी है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आई है उससे आपको ये चेंज शुभमन गिल की बल्लेबाजी में देखने को मिलेगा। पिछले मैच में पारी बहुत फ्लुएंट थी, मतलब आके उन्होंने चौके लगाए, शॉट्स लगाए और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले थे। इस बार आप देखिए पहले 50 रन बनाने के लिए उन्होंने अच्छी खासी गेंदें ली, 125 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए, अच्छा कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने उस फेज में। उसके बाद जब दूसरी नई गेंद आने वाली थी, जडेजा के साथ जब पार्टनरशिप लग रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेट किया उस फेज में कि किस तरह से मुझे स्कोरिंग बढ़ानी है, और अगली 75 गेंद में 50 रन उन्होंने और बना दिए। तो उन्होंने अपनी सेंचुरी उस तरह से पूरी की और सॉफ्ट बॉल का इस्तेमाल उन्होंने अपने फेवर में बहुत अच्छा किया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बैट्समैन करता है और उससे उसको सक्सेस मिलती है, जो कि शुभमन गिल को आपने मिलते हुए देखी है। उसके बाद बात कर ली जाए नीतीश कुमार रेड्डी, जो आज के दिन पर आउट होके गए हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी को एक तो 6 नंबर भेजा गया। अब 6 नंबर भेजने का लॉजिक, पहली चीज़ तो मुझे समझ नहीं आया।
नीतीश कुमार रेड्डी के लिए वैसे तो नंबर 7 की पोजीशन मेरे हिसाब से बेस्ट है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेल के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना शॉट्स मेकिंग एबिलिटी अच्छी है। कंपैरेटिवली रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के पास उतनी नहीं है। तो जब बल्लेबाज के पास शॉट्स मेकिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो टेल के साथ जब आप 1 ओवर खेलते हैं, 4 गेंद में आपको बाउंड्री मारनी है, तो उस तरह की चीज़ें कंसिस्टेंट बेसिस पर नहीं हो पाती। नीतीश कुमार रेड्डी जैसा बैट्समैन उस चीज़ को कंसिस्टेंट बेसिस पर कर लेता है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर नहीं कर पाते हैं। तो टेल के साथ बल्लेबाजी करनी है तो थोड़ा नीचे बल्लेबाजी कराएं। जडेजा आपके प्रूवन प्लेयर हैं, आइडियली वो 6 नंबर खेलने चाहिए थे, बट वो नहीं खेले। अब जो भी हुआ, नीतीश कुमार रेड्डी आके 6 नंबर खेले और शायद उन्होंने गेंद को मिस रीड किया। पहली चीज़ आप देखिए, जहाँ से क्रिस वोक्स ने गेंद को रिलीज किया था वो एकदम कॉर्नर से रिलीज की हुई गेंद थी, तो एंगल बॉल का अंदर की तरफ ही था और उन्होंने लाइन सही पिक की नहीं। बेसिकली आप देखिए, जब वो बॉल को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो उनका ऑफ स्टंप दिख रहा है। बेसिक चीज़, फंडामेंटल चीज़ कही जाती है कि जब आप बॉल छोड़ रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो आप मेक श्योर करें कि आपका ऑफ स्टंप ना दिख रहा हो और दूसरी चीज़ बॉल आपके पैड को भी टच ना करे। तो वो चीज़ जो है, वो बेसिक चीज़ उनसे लाइन जज करने में गलती हुई। गेंद ऐसा कोई खास अंदर आया नहीं, वो एंगल से ही गेंद अंदर आया है और हल्का सा मार्जिनल आप कह सकते हैं कि अंदर आया है। उन्होंने सीधा ही गेंद एक तरह से छोड़ दिया है, ऐसा कोई गेंद खास ऐसा एक्सेप्शनल डिलीवरी वो थी नहीं, और थोड़ा बहुत सीम तो हो रहा था। आप यही गेंद आप मान लीजिए इंडिया की कंडीशंस में खेल रहे होते तो शायद इस तरह से अंदर नहीं आता। ये इंग्लिश कंडीशंस है तो इंग्लिश कंडीशंस का इतना डिफरेंस आप देखेंगे। इस तरह इंडिया ने 310 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना लिए हैं। अब शुभमन और जडेजा की जो 99 रन की पार्टनरशिप है, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। कम से कम 100 रन इन दोनों को और ऐड करेंगे तभी इंडियन टीम का भला हो सकता है। गेंदबाजी जब आएगी तब की तब देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।